question number 6. Look at this question. Which of the following statement is not correct? Again, not correct. Not correct. ठीक है? First statement आप देखो. Banana and ginger reproduce by rhizome. Right or wrong? This statement is right or wrong? Banana and ginger reproduce by rhizome. Right or wrong? Absolutely right statement. Absolutely right statement. Statement number 2. Water hyacinth can grow rapidly and deplete in oxygen in water body. और इसीलिए वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था. टेरर ऑफ बंगाल. बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है वाटर हाइसिंथ का. एक्चुअली वाटर हाइसिंथ इज एक्सोटिक प्लांट. एक्चुअली मतलब ornamental plant. We that is borrowed this plant from outside. मतलब foreign से इसे मंगाया गया था as a what decorative plant. But later on it create havoc. And for this reason, मतलब water hyacinth का though they are exotic plant, so when they change their environment, their reproduction rate also increase, rapid reproduction rate, and as a result मतलब ऑक्सीजन कंटेंट जो है मतलब वाटर बॉडी के अंदर दिस ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज होने लगा था. और जो लोकल स्पीसीज है, लोकल प्लांट स्पीसीज बोलिए, एनिमल स्पीसीज बोलिए, दे आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग. क्योंकि मतलब एग्जॉटिक स्पीसीज जो होता है ना उसका ब्रीडिंग रेट, रिप्रोडक्शन रेट इट इज टू हाई. ओके, so for this reason we have taken this plant as an exotic plant, but later on uh, they became terror of Bengal. Okay, so water hyacinth can grow rapidly and deplete the oxygen in water body, and for this reason they are considered as a terror of Bengal. So ये जो statement है ये भी right statement है. Statement number 3, offspring produced by sexual reproduction is called clone. No, 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 no. What is clone? In sexual reproduction, two different parent body involved. Okay, fusion of gamete taken place. Okay, so for this reason we can observe variation. Okay, we can observe variation. So सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं होगा. व्हाट इज एक्चुअली क्लोन? क्लोन मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व and from one parent cell new daughter cell get formed. There will be मतलब डीएनए के साथ कोई भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं होगी, कोई भी गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा. एंड फॉर दिस रीजन वेरिएशन जो है मतलब पेरेंट सेल का जो डीएनए कन्फिगरेशन है डॉटर सेल के अंदर वही मोर और लेस सेम डीएनए कन्फिगरेशन होगा, इसीलिए क्लोन कहा जाता है. मतलब एक चीज याद रखना, डीएनए मतलब रेप्लिकेट, इट इज नॉट कॉपीड. फॉर दिस रीजन चेंजेस तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर भी आप इसे क्लोन बोल सकते हो क्योंकि क्लोन बोला जाता है. लेकिन ये एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होगा, याद रखना. एग्जैक्ट मतलब रेप्लिका मतलब नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस तो होगी. लेकिन दो हियर नो गैमेटिक फ्यूजन टेकन प्लेस, डिफरेंट डीएनए का मिक्सिंग नहीं हो रही है. फॉर दिस रीजन the asexual reproducing organisms are denoted as clone, isn't it? So offspring produced by sexual reproduction are called clone. ये तो गलत स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट जो है वे गलत है सर. देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4. asexual spore produced by some algae and called zoospore. zoospore sir basically flagellated spore. एक्चुअली प्लान के अंदर या मतलब स्पोर जब आप पढ़ोगे तब देखोगे फ्लैजिलेटेड स्पोर ही सिर्फ मतलब जू स्पोर ही कहा जाता है फ्लैजिलेटेड स्पोर को. और बाकी जितने स्पोर है जैसे एप्लानोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, ओके, दे आर बेसिकली कम्स अंडर रेस्टिंग स्पोर एंड दे आर नॉट मोटाइल स्पोर. मोटाइल स्पोर जो है वो जू स्पोर ही है.
फ्लैजिलेटेड स्पोर है, एंड जूस्पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। सो वी फाउंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3, और यही है आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंडोस्पर्म सेल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म अंडरलाइन करो, एंडोस्पर्म cell of angiosperm has 36 chromosome and has 12 chromosome in synergids. The number of chromosome in male gamete would be, very easy question, very easy question। एंजियोस्पर्म में अगर आप एंडोस्पर्म देखोगे, याद रखना यहां से और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले फॉर्म होगा या फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। एंड एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन टू sperm, one मतलब generative cells fused with egg forming zygote, other generative cells fused with two polar nuclei which is called triple fusion, and from this triple fusion primary endosperm formed and later on secondary endosperm also formed. So in case of angiosperm, endosperm's cell is basically 3N, triploid cell, but in case of gymnosperm, endosperm is N, and endosperm formed before fertilization. One is after fertilization, one is before fertilization, one is 3N, another is N। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा गया है सर एंडोस्पर्म सेल और एंजियोस्पर्म है 36 क्रोमोसोम। अभी देखो एंडोस्पर्म, अभी अगर ये एंडोस्पर्म है सर, सो एंडोस्पर्म मतलब 3N, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन पे दिया हुआ है एंडोस्पर्म 36 क्रोमोसोम, मतलब 3N इक्वल टू 36, सो N इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3, दैट्स मीन N इक्वल टू 12, N इक्वल टू 12 मतलब हेप्लॉइड, इफ 3N इक्वल टू 36 N इक्वल टू 12। अभी नेक्स्ट दिया है क्रोमोसोम एंड 12 क्रोमोसोम इन सिनर्जिड्स, सो सिनर्जिड्स तो हैप्लॉइड ही है, तो सिनर्जिड के अंदर तो 12 भी होगी। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल गैमेट वुड बी, सो मेल गैमेट भी n ही है, सो मेल गैमेट 12 इज द राइट आंसर। मेल गैमेट तो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड मतलब n इक्वल टू 12, सो मेल गैमेट के अंदर भी 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरे वेरी नाइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट inference said in a biochemical reaction represent in below given graph। आ रहा है कुछ समझ में? एक ग्राफ जो दिया हुआ है यहाँ पर, मैं ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर मैंने दो ग्राफ दिया हूं, दो ग्राफ, और ऊपर में लिखा हुआ है एंडोर्गेनिक एंड एक्सोर्गेनिक रिएक्शन। मुझे पता है आप लोगों को पता है ये चीज। सो what is actually enzyme? So enzymes are basically biocatalyst। रोल क्या है एंजाइम का? रोल, what is the role of enzymes? They decrease the activation energy and increase the rate of reaction. This is the role of enzyme, and after the reaction there will be no change, enzyme के अंदर कोई भी change नहीं होगा सर। और एक चीज, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हर एक एंजाइम तो प्रोटीन से ही बनेगी, एक्सेप्शन एक है राइबोजाइम जो आरएनए से बनती है।
और बाकी जो है सब प्रोटीन है। सो here is two types of reaction, endorganic and exorganic reaction. So just a minute. So during living world I have explained metabolism. So what is metabolism? मतलब all total of chemical reaction which is taken place inside the cell. मतलब cell के अंदर मतलब continuously reaction taken place inside the cell, and summation of all these reactions are called metabolism. और मैंने ये भी कहा था अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म है तभी आप इस सेल को लिविंग सेल बोल सकते हो। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो दिस सेल इज डेड। ओके, डेड और दिस सेल इज नॉट that is included in your living world, and for this reason we have excluded the viruses also, because virus possesses the genetic material, it may be DNA or RNA, but virus in general condition, virus does not express any metabolic reactions. Okay, and for this reason generally viruses are excluded out of the living world, क्योंकि viruses के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो जनरली नहीं है। अभी आप बोलोगे सर वायरस इज इंटरमीडिएट्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये अलग स्टोरी है। वायरस जब मतलब किसी भी मतलब सेल के साथ अटैच होती हैं, दे यूज्ड द सेलुलर मशीनरीज एंड रेप्लिकेटेड द जेनेटिक मटेरियल, ये अलग स्टोरी है। So generally virus is not included in living world because they do not have any metabolic reactions. So metabolic reactions are basically two types. Cell के अंदर two types of metabolic reactions you can observe. One is endorganic reaction, another is exorganic reaction. ठीक है, ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, मतलब gives free energy, delta G वगैरह, delta G positive, delta G negative. We are not going to discuss all these things. I'll just explain you a simple thing which is very interesting also. So enzymes are performing their function or performing their action, you can say also, in both of these reaction. One is endorganic, one is exorganic. Sir, what is actually endorganic? Endorganic are the reactions। अब देखो ये दो ग्राफ के बीच दो ग्राफ के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो ये आप देख रहे हो रिएक्टेंट, और इसके बाद ये जो बन रही है ये प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज एक्चुअली रिएक्शन, ये भी मैं बोल चुका हूं आप लोगों को। सिंपली सिंपली एक चीज आप याद रखना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यूअर बॉन्ड, दीज आर द रिएक्शंस, सिंपल। सो हियर रिएक्टेंट्स एंड हियर प्रोडक्ट, इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं सर, फिर से एक बार देखो। सो मैंने यहां पर लिया हूं रिएक्टेंट, जैसे मान के चलो फोटोसिंथेसिस। ओके, सो फोटोसिंथेसिस में we'll use water, then carbon dioxide, then sunlight and chlorophyll, forming C6H12O6, or as a byproduct, that is water and oxygen comes out। ठीक है, ठीक है सर। So water and carbon dioxide, and we are taking solar energy। Okay, and solar energy responsible for the formation of bond, and this particular product get formed। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रही है, अगर इसे रिएक्टेंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रही है वो है C6H12O6, C6H12O6। अभी सोचो रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल रिएक्टेंट मतलब जो आपने मतलब लिया था जैसे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज्यादा एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के अंदर है सर। मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपने कहां से लिया? फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब एज ए सनलाइट। This extra energy, free energy, comes from environment, and you are forming high energy product। अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर है,
सो these reactions are called endorganic reaction. याद रखना. Okay, endorganic reaction, energy is absorbed from surroundings. उल्टा रिवर्स एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन. अभी देखो यहाँ पर रिएक्टेंट, जैसे फिर से इसका एग्जांपल आप ले सकते हो फोटोसिंथेसिस, जैसे अभी मैंने दिया हूं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल. यहाँ पर फिर से आप ले लो रेस्पिरेशन वाला एग्जांपल, जैसे C6H12O6, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कर रहे हो ऑक्सीजन से, और ग्लूकोज मतलब टूटने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और फिर से वाटर. ठीक है, और यहां पर रिलीज हो रही है सर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी अगेन कन्वर्ट इनटू एटीपी. सो अब देखो यहां पर रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है ये बहुत हाई है देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स एनर्जी लेवल. सो अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो रही है एनवायरनमेंट में, दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन. एग्जांपल इज योर रेस्पिरेशन. और अगर किसी भी रिएक्शन पे रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा है रिएक्टेंट से, दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोर्गेनिक रिएक्शन. याद रखना. ठीक है, अभी क्वेश्चन पे चलो. सो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी ये फिगर जो है ये आप लोगों को क्लियर है. अभी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, मतलब सबस्ट्रेट से ज्यादा एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज, मतलब एंडोर्गेनिक. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. अभी देखो यहाँ पर हीट इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग इन दिस रिएक्शन. आपको क्या लगता है हीट रिलीज होगा? ये तो एंडोर्गेनिक का रिएक्शन है सर, सबस्ट्रेट से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हीट तो रिलीज नहीं होगा. हाँ, ऐसा हो सकता है सर, एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. ए इज रिप्रेजेंट द एनर्जी रिलीज बाय द सबस्ट्रेट. ए इज रिप्रेजेंट, नो, ए इज बेसिकली व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड टू व्हाट? हाईएस्ट लेवल, जहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रही है सर, ये भी नहीं होगी. बी इज रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. बी इज रिप्रेजेंट, नो. It is a endothermic reaction because energy content of the product is higher than that of a substrate. Yes, sir. This is right answer. Already we have explained. This is endothermic or endorganic reaction where where energy get absorbed. Energy get absorbed and energy content of the product is higher than that of सबस्ट्रेट. मतलब यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और प्रोडक्ट जो बनेगी वो ग्लूकोज बनेगी सर. ओके, और ग्लूकोज का एनर्जी लेवल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा है. और ये जो एनर्जी ये कहां से आई है? फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब सोलर एनर्जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. चलो क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी करते हैं एक बार. आफ्टर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस, इको R1 would cut between bases. आपको पता है ये क्वेश्चन बायोटेक से लिया है लिया गया है बायोटेक से. और इको R1 ये जो है ये एंडोन्यूक्लियस है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो. एंडोन्यूक्लियस इज बेसिकली बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम. ओके, जैसे ह्यूमन का डिफेंस सिस्टम होता है उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी डिफेंस सिस्टम है. हम लोग बड़े बड़े बातें करते हैं सर, वी हैव इम्यून सिस्टम, वी हैव इम्यून सिस्टम. अरे यार बैक्टीरिया के अंदर भी इम्यून सिस्टम है. एंड दिस इज एंडोन्यूक्लियस. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस वी हैव डिस्कवर्ड. और ये भी आप पढ़ चुके हो एंडोन्यूक्लियस का नेमिंग किस तरह से मतलब की जाती है. अभी जैसे यहाँ पर इको R1, दैट इज ई स्टैंड्स फॉर एस्चेरिया, को स्टैंड्स फॉर कोली, एंड देन स्ट्रेन एंड देन डिस्कवरी. आप ये पढ़ चुके हो, मुझे पता है सर. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस करूंगा और ये आप कॉपी में लिख सकते हो. ओके, जैसे यहाँ पर सीक्वेंस बोला गया है, आप लोगों को पता है ये जो एंडोन्यूक्लियस है, इट इज बेसिकली कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सर रेस्ट्रिक्शन क्यों कहा जाता है?
इनिशियली इसके पीछे भी एक स्टोरी है सर। इनिशियली ये जो रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज किया गया था, इट इज बिकॉज ऑफ द दैट इज दे रेस्ट्रिक्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, जैसे बैक्टीरिया वायरल डीएनए को स्प्लिट मतलब they splitted the viral DNA through this endonuclease and they restricted the foreign invaders. Initially, the restriction word use just like it resists the foreign invaders. But later on, ये देखा गया है different types of endonuclease cut the DNA in different sequences. Nucleotide sequence जो है ये different, आप लोगों को पता है palindromic sequence, वो काटेगी सिर्फ palindromic region पे ही काटेगी, और मतलब हर एक एंडोन्यूक्लियस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है सर। सम एंडोन्यूक्लियस कट इन जीए रीजन, मतलब गुआनिन एडेनिन रीजन, सम एंडोन्यूक्लियस कट एटी रीजन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड डिफरेंट कटिंग सीक्वेंस। सो इसीलिए मैं यहाँ पर एक चीज पहले आप लोगों को बोल रहा हूं, जैसे ये देखो, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो सर स्टिकी एंड ब्लांट कट, स्टिकी कट, ब्लांट कट, फ्लैश कट, ये डिफरेंट कट आप पढ़ चुके हो। जैसे सम एंडोन्यूक्लियस कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सम एंडोन्यूक्लियस कट both phosphodiester bond and hydrogen bond, already you have what learned all these things। लेकिन यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ सर, ये याद रखना, थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जैसे मैंने लिया हूं इको R1, इको R1 का जो कटिंग सीक्वेंस है वो जी ए रीजन में, ठीक है, जी ए रीजन द कटिंग सीक्वेंस एंड प्रोड्यूस 5 प्राइम स्टिकी एंड्स। ओके, एंड प्रोड्यूस 5 प्राइम स्टिकी एंड्स। हिंद 3, आपको पता है हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हिंद 1 एंड हिंद 2, हिंद 2 इज द फर्स्ट। सो हिंद 3, इसका जो रीजन है ए रीजन, याद रखना, रीजन याद रखना, प्रोड्यूसेस 5 स्टिकी एंड, प्रोड्यूसेस 5 प्राइम स्टिकी एंड। भैम H1, इसका जो कटिंग सीक्वेंस है जी सीक्वेंस होगा एंड प्रोड्यूसेस 5 स्टिकी एंड। स्मॉल 1 सीजी रीजन पे, कटिंग रीजन इज सीजी और प्रोड्यूसेस ब्लांट एंड, याद रखना, प्रोड्यूसेस ब्लांट एंड। PST1 AG रीजन प्रोड्यूसेस 3 प्राइम स्टिकी एंड, और इको R5 PA रीजन प्रोड्यूसेस ब्लांट। ओके, यहां पर मैं दिया हूं पूरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दीज आर सफिशिएंट फॉर यू। अभी एंडोन्यूक्लियस तो बहुत सारे एंडोन्यूक्लियसेस हैं, देयर कटिंग सीक्वेंस आल्सो डिफरेंट टाइप्स, और एंडोन्यूक्लियस का भी डिफरेंट टाइप्स अभी आ चुकी हैं। इनिशियली वी वर डीलिंग विद एंडोन्यूक्लियस, लेटर ऑन जिंक फिंगर, और अभी जो चल रहा है क्रिस्पर। ओके, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, अगर इस फील्ड में, मतलब जेनेटिक्स फील्ड में अगर आप लोग स्टडी करोगे तो आगे जाके पढ़ सकते हो। ये मैंने दे दिया हूं, याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन है, आफ्टर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस इको R1 would cut between टू बेसिस। अभी आप पढ़ चुके हो इको R1 का GA रीजन, सो हियर आंसर इज GA, सो 2 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंद 3 का कटिंग सीक्वेंस क्या है। ओके, यहाँ से पूछा जा सकता है जैसे गैम H1 का कटिंग सीक्वेंस क्या है। सो आप याद रखना और ये पढ़ लेना, ठीक है। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 10, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा सर, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन इंसर्शन ऑफ ए जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पैसेंजर जीन, पैसेंजर जीन, एक्चुअल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, सही तो कहा जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो on insertion of gene of interest at BAM-H1 site of PBR322, the plasmid would, very इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अभी मैं दो तीन चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा PBR322 से।
विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना, सो मैक्सिमम स्टूडेंट will that is fall into hot water, sir. These questions are very important. So ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, on insertion of a gene of interest at VAM H1 site of PBR322। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो आप लोग देख रहे हो ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा सर ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वैम H1 साइट ऑफ PBR322, क्योंकि आप लोगों ने कभी, आई एम सॉरी टू से, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोगों ने कभी, मैक्सिमम स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो है वैम H1 कभी PBR322 में फॉलो ही नहीं किए हो। वैम H1 है कहां पर, कहां से पूछा गया है क्वेश्चन। सो फॉर दिस रीजन आई लेट यू एक्सप्लेन अगेन, याद रखना, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये है आपका PBR322। है क्या सर PBR3? वेक्टर और व्हीकल, ये आर्टिफिशियल वेक्टर है सर। PBR322 प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज, आर्टिफिशियल वेक्टर। सर वेक्टर क्या है सर? डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटेड डीएनए, वही ना वेक्टर। और वेक्टर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होता है सर। जब आप डीएनए बना रहे हो ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एडजस्ट कर रहे हो, आर्टिफिशियली बना रहे हो, तो वेक्टर के अंदर भी वही मतलब कैरेक्टरिस्टिक होगा जो एक नेचुरल मतलब डीएनए के अंदर होता है, इज मेड आर्टिफिशियली। जैसे यहाँ पर PBR322 4361 बेस पेयर का एक डीएनए है, सिंपली डीएनए, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये वेक्टर हैं, इसके अंदर कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फीचर चाहिए वेक्टर्स के अंदर, जैसे इट शुड हैव रॉप्स, सॉरी, इट शुड हैव ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, क्योंकि वेक्टर शुड रेप्लिकेट। वेक्टर के अंदर रॉप साइट भी चाहिए, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब रेप्लिकेशन के लिए जो अदर सपोर्टिव प्रोटीन्स जो मतलब रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रोटीन भी चाहिए, सो रॉप साइट भी होना चाहिए वेक्टर के अंदर। वेक्टर अब क्यों बना रहे हो सर? फॉरेन डीएनए मतलब पैसेंजर जीन को ट्रांसफर करने के लिए, होस्ट बॉडी के अंदर अब पैसेंजर डीएनए को ट्रांसफर करोगे, पैसेंजर जीन को ट्रांसफर करोगे। सो फॉर दिस रीजन अब वो जो होस्ट डीएनए जो मतलब सॉरी वेक्टर का जो डीएनए है उसे अब कट भी करना होगा, स्पेशल सीक्वेंस भी चाहिए। आप कट किससे करोगे? एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे। सो डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस साइट आल्सो प्रेजेंट। और इसके साथ साथ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डिफरेंस तो करना होगा आगे जाके, क्योंकि अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हो। सो फॉर दिस रीजन यहाँ पर मार्कर साइड भी होनी चाहिए, मतलब मार्कर जीन भी होगा। और ये मार्कर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, दो मेनली टू टाइप्स ऑफ मार्कर जीन विल यूज हियर। one is enzyme producing and another is antibiotic resistant। ओके, सो इसी तरह से वेक्टर को बनाया जाता है सर। और ये PBR322 जो है वो इसी तरह से ही मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया था। सो वेक्टर के अंदर थ्री थिंग्स याद रखना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ओआरआई, मतलब वेक्टर शुड रेप्लिकेट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट मतलब जहां पर आप पहले काटोगे और इसके बाद आपका जो डिजायरेबल जीन है मतलब पैसेंजर जीन को आप इंसर्ट करोगे। और सिलेक्टेबल मार्कर साइट, वाई सर मार्कर? फॉर डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी सिलेक्टेबल मार्कर साइट, अभी हम लोग PBR322 के बारे में बोल रहे हैं, अच्छी तरह से ये देख लेना पॉइंट्स। PBR322, तो फर्स्ट हम बोलेंगे सर सिलेक्टेबल मार्कर। PBR322 के अंदर मार्कर जीन जो है वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट जीन यूज किया गया था। मार्कर जीन जो यूज किया गया था टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन वाला जीन यूज किया गया था PBR322 में। ओके, अलग अलग वेक्टर में अलग अलग मार्कर जीन यूज किया जाता है, जैसे
पुक के अंदर एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन यूज किया गया था, डिफरेंट। ओके, बहुत सारे आर्टिफिशियल वेक्टर्स हैं सर। सो यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द जीनोम ऑफ द प्लाज्मिड। यहाँ पर हम लोगों ने मतलब ली थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और ये जीन जो था एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, द एम्फिसिलिन जीन कोड्स फॉर बीटा lactamase. Ampicillin gene code for beta lactamase, which can be used for screening microorganism when a foreign DNA being set to plasmid. मतलब recombinant और non recombinant differentiated कर सकते हो थ्रू दिस मार्कर जीन। और ये तो एम्फिसिलिन वाला पार्ट। दूसरा जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। Okay, and this gene degrades the antibiotic tetracycline. These genes, when these genes expresses, and when the gene expresses forming protein, and this protein degraded antibiotic tetracycline. So why we are using this tetracycline? Again, these antibiotic resistant genes are useful for screening the organism after cloning. Okay, that's when you can differentiate recombinant and नॉन रिकॉम्बिनेंट। हो गया आपका सिलेक्टेबल मार्कर वाला पार्ट। अभी आ जाओ ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब यहां पर एक साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। मतलब द प्रोटीन्स which responsible for replication they come and bind, जैसे आपका हेलिकेज, ट्रोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 2, लाइक वगैरह वगैरह वगैरह, फलाना फलाना। अभी origin of replication of plasmid PBr322 is known as PMB1। याद रखना। कॉपी नंबर। सर ये कॉपी नंबर क्या है? मतलब हर एक प्लाज्मिड, मतलब जब होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड जाएगी तो प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट, और ये रेप्लिकेट का रेप्लिकेशन का एक पर्टिकुलर स्पीड होगा। क्या, हाउ मेनी? 1 से 2, 2 से 4, 4 से डबल, ओके, 2 टू द पावर n। सो इसे कॉपी नंबर कहा जाता है। सो इसका जो कॉपी नंबर है प्लाज्मिड का 15 टू 20। ओके, इसका जो स्पीड है 15 टू 20 कॉपी नंबर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये यहां पर एक दिक्कत वाली पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पीबीआर 322 के अंदर 40 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट। अब भी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव स्टडीड 8 रेस्ट्रिक्शन साइट, आप यहां पर बोल रहे हो सर 40 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स। आप पागल हो गए हो सर। नहीं नहीं, चलिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने सिर्फ 8 जो मेजर रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा आगे जाके, वो 8 साइट को उन लोगों ने हाईलाइट की थी। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली ये जो पीवीआर 322 है, इसके अंदर 40 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। पीवीआर जीनोम में 40 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट, वेरी लार्ज पीवीआर। 11 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट इन, याद रखो, 11 different restriction site are present in the region of tetracycline resistant gene or in the ampicillin resistant gene Rhine restriction site। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर टेट्रासाइक्लिन के साथ 11, एम्फिसिलिन के साथ 9, आप फिर से क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से ये फिगर देखो। ओके, अच्छी तरह से देखो, ये पूरा है डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएस सर्कुलर। अभी देखो ये है टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जीन सीक्वेंस मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो लिया गया। यहाँ पर देखो एम्फिसिलिन वाला जीन सीक्वेंस है वो मतलब लिया गया। और यहाँ पर जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंसर सीक्वेंस फॉर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे यहाँ पर सेल 1, वेम H1, इको R5, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 185, 375, 651, जैसे मतलब बेस पेयर रीजन, ओके, न्यूक्लियोटाइड रीजन। अभी देखो ये टेट्रासाइक्लिन जो है इस रीजन पे भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स, और ये एम्फिसिलिन वाला रीजन जो है डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट। सो टेट्रासाइक्लिन रीजन पे नियर अबाउट 11 रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट। मतलब 11 different types of restriction enzyme
through 11 different types of restriction enzyme, you can cut this particular nucleotide sequences and insert your passenger gene. ओके और एम्फिसिलिन पार्ट जो है यहां पर भी मतलब different 9 different restriction sites are present, where we can use 9 different types of restriction enzymes and cut this sequence and insert your messenger gene. लेकिन एक दिक्कत होगी सर यहाँ पर, अगर इस साइट में मान के चलो आप ये टेट्रासाइक्लिन रीजन जो है, एक टेट्रासाइक्लिन रीजन में आप किसी भी मतलब जैसे इको आर 5 आपने ली, वैम H1 आपने यूज किया और यहाँ पर आपने कट करके आपका जो पैसेंजर डीएनए है उसे आप मतलब पैसेंजर डीएनए को इंसर्ट मतलब करा दिया इंसर्ट यहाँ पर। जब आप इंसर्ट करोगे ना, दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस साइट में अगर आप कुछ मतलब कोई मतलब कट करोगे, कोई पैसेंजर जीन को इंसर्ट करोगे, देन एंड देयर दिस टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन है दे विल लूज देयर फंक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर इस साइड में भी एम्फिसिलिन रीजन में भी अगर यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्शन मतलब एंडोन्यूक्लियस से कट करते हो और आप मतलब पैसेंजर जीन को इंसर्ट करते हो, यहाँ पर भी वही होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब एम्फिसिलिन गेट इनएक्टिव। ओके ठीक है, चलो अभी सो in the ampicillin resistant region, how many restriction sites are present? 9. And in tetracycline, how many restriction regions present? 11. Okay. So आ गया समझ में? अभी वो एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है वो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। इसीलिए मैंने जो रेस्ट्रिक्शन जब भी अभी मैंने आप लोगों को बोला रीजन कहां पर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगी और डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डिफरेंट रीजन, एंड आई हैव टेकन ओनली सम restriction enzymes, okay, because we have to move according to our NCERT. Okay, this is for our concept, but जब हम मतलब पढ़ेंगे ना, we'll follow NCERT rule. So NCERT highlight 8 specific, okay. So for this region जब हम लोग नीट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तब ये बोला जाता है how many restriction sites are present in PBR 322. So 8 restriction site, 8 restriction site, 1 ORI site, 1 ROP site, 2 selectable marker site. Okay, we learn all these things. But याद रखना 8 restriction site नहीं है PBR 322 के अंदर। PBR 322 के अंदर more than near about 40 restriction sites are within a very larger vector ना। Okay, no issue. So ये जो 8 specific, these are unique restriction site क्यों दिया गया है NCERT के अंदर? ये 8 सिर्फ 8 ही क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो इको आ रहा है वैम H1 हिंड फ्री PST1, ओके, on the PBR 322 plasmid illustrate the concept of insertional inactivation जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। ओके, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक क्वेश्चन in this 2026 NEET you will get insertional inactivation and cloning rather than listing 40 available sites. Okay, so आप लोग ये याद रखना, मतलब ये जो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, here in tetracycline region 11 restriction sites are present and 9 in present in ampicillin region. अगर यहाँ पर आप कोई भी छेड़खानी करोगे so this particular marker gene will be inactivated and this is called insertional inactivation. और इसीलिए एनसीईआरटी ने 8 रेस्ट्रिक्शन साइट को हाईलाइट किया था और किया है। ओके, सो अभी क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अभी देखो क्वेश्चन वेरी इजी अभी देखो कितना इजी है। सो ऑन
insertion of gene of interest in VAM-H1 site, PBR 322 plasmid. मतलब देखो अभी VAM-H1 साइट पे, VAM-H1, दिस इज VAM-H1, अगर यहाँ पर आप इंसर्ट करोगे, मतलब योर डिजायरेबल जीन, पैसेंजर जीन, सो टेट्रासाइक्लिन inactive due to insertional inactivation. So plasmidute, aqua resistant to kanamycin, no. Loose resistant to tetracycline, loose resistant to tetracycline. It is the right answer. Why, sir? Due to insertional inactivation. Okay, याद रखना, very important thing we have studied. So here we completed 10 question. Okay, in next session I'll come back with 10 questions, again with 10 question, different types of questions, and we'll discuss elaborately. पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगी. हाँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, will explain again and again. Okay, so today no more. Thank you very much for supporting me, and next session we'll do more 10 highly expected questions. Thank you, sir. Thank you very much.